सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 2, भूमि संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है? विकल्प ए कृषि भूमि, विकल्प बी वन भूमि, विकल्प सी बंजर भूमि, विकल्प डी परती भूमि। सही उत्तर विकल्प ए कृषि भूमि। दूसरा, लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता विकल्प ए बढ़ती है, विकल्प बी स्थिर रहती है, विकल्प सी कम होती है, विकल्प डी कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है। सही उत्तर विकल्प डी कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है। तीसरा, पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? विकल्प ए 30%, विकल्प बी 33%, विकल्प सी 36%, विकल्प डी 40%। सही उत्तर विकल्प बी 33%। चौथा, मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प ए सी और आर, विकल्प बी सी और बी, विकल्प सी ओ और ए, विकल्प डी ए और बी। सही उत्तर विकल्प सी ओ और ए। पांचवा, अपर्दन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? विकल्प ए जैविक परत, विकल्प बी खनिज परत, विकल्प सी आधारी परत, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प सी आधारी परत। छठवां, भूमि का प्रबंधन करना विकल्प ए आवश्यक है, विकल्प बी आवश्यक नहीं है, विकल्प सी कभी कभी आवश्यक है। सही उत्तर विकल्प ए आवश्यक है। सातवां, कृषि का विकास होता है। विकल्प ए कृषि भूमि में, विकल्प बी वन भूमि में, विकल्प सी बंजर भूमि में, विकल्प डी परती भूमि में। सही उत्तर विकल्प सी बंजर भूमि में। आठवां, उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि है। विकल्प ए वन भूमि, बी बंजर भूमि, विकल्प सी कृषि भूमि, विकल्प डी मरुभूमि। सही उत्तर विकल्प बी बंजर भूमि। नौवां, नदियों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी है। विकल्प ए जलोढ़ मिट्टी, विकल्प बी पीली मिट्टी, विकल्प सी काली मिट्टी, विकल्प डी लाल मिट्टी। सही उत्तर विकल्प ए जलोढ़ मिट्टी। 10वां, थार मरुस्थल में पाई जाती है। विकल्प ए पथरीली भूमि, विकल्प बी शुष्क मृदा, विकल्प सी वन मृदा, विकल्प डी काली मृदा। उत्तर विकल्प बी शुष्क मृदा। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत के खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर वन है। उत्तर 23%। दूसरा, खाली छोड़ी हुई भूमि खाली स्थान भूमि कहलाती है। उत्तर परती। तीसरा, छत्तीसगढ़ में खाली स्थान भूमि का प्रतिशत दुगुना है। उत्तर वन। चौथा, भारत में अधिकांशतः खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है। उत्तर लेटेराइट। पांचवा, कृषि भूमि की कमी से खाली स्थान का उत्पादन घटेगा। उत्तर फसलों। छठवा, भूमि के निम्नीकरण में खाली स्थान लोगों को हानि होती है। उत्तर आदिवासी। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा? उत्तर, कृषि भूमि के कम होने से फसलों का उत्पादन भी कम होगा, भोजन व वस्त्र की समस्या उत्पन्न होगी। प्रश्न क्रमांक 2, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत अधिक है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर, भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है।
प्रश्न क्रमांक 4, मृदा का क्षरण क्यों हो रहा है? उत्तर, अपर्दन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग इत्यादि के कारण मृदा का क्षरण हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे जैविक परत कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, किस मिट्टी प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? उत्तर, भारत में जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इन भागों में नदियों का कछार होने के कारण भूमि उपजाऊ है। जल की इन भागों में पर्याप्त व्यवस्था है। प्रश्न क्रमांक 7, कृषि भूमि की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, कृषि भूमि की कमी होने से फसलों का उत्पादन कम होगा। फसलों की कमी से भोजन और वस्त्र की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 8, मृदा न हो तो जीवन पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर, मृदा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, खाने के लिए अन्न नहीं होगा, वस्त्रों का निर्माण नहीं हो पाएगा, पशुओं को चारा नहीं मिलने से पशुपालन नहीं हो सकेगा। प्रश्न क्रमांक 9, भूमि निम्नीकरण के क्या प्रभाव हो रहे हैं? उत्तर, भूमि निम्नीकरण के कारण गरीब किसान उसी भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। वे भूमि संवर्धन का कार्य नहीं कर सकते। सरकार को उनके लिए भूमि संवर्धन का कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। प्रश्न क्रमांक 11, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? उत्तर, काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी होती है जिसके कारण इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में वन मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है? वन मृदा वाले प्रदेशों की भौगोलिक बनावट कैसी है? उत्तर, भारत में वन मृदा हिमालय के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड मुख्य है। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? शुष्क मृदा को और किस नाम से जानते हैं? उत्तर, भारत में थार के मरुस्थल में शुष्क मृदा पाई जाती है। इसे बालू के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः लाल और पीली मृदा पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा का विस्तार है? उत्तर, सबसे कम क्षेत्रफल पर शुष्क मृदा का विस्तार है। प्रश्न क्रमांक 16, मानव संसाधन वाले अध्याय का अध्ययन कर यह बताइए कि किस मिट्टी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है? उत्तर, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यहाँ नदियों का कछार है और भूमि उपजाऊ है। जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रश्न क्रमांक 17, गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं। वे भूमि संवर्धन का कार्य नहीं कर सकते। मजबूरी में वे निम्नीकरण भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। सरकार को उनके लिए भूमि संवर्धन का कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरानी प्रतिभूमि में क्या अंतर है? लिखिए। वर्तमान प्रतिभूमि में भूमि को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है। उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पुरानी प्रतिभूमि में कृषि का विस्तार नहीं होने के कारण यह भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है। प्रश्न क्रमांक 19, छत्तीसगढ़ के वनावरण की क्या स्थिति है? उत्तर, छत्तीसगढ़ भारत के वनाच्छादित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राज्य के 41.75% भूमि वनों से आच्छादित है। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा मिट्टी का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिनमें पहला, कुम्हार मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने, मिट्टी के खिलौने बनाने में करता है। दूसरा, किसान मिट्टी का उपयोग खेती के लिए, बागवानी के लिए करता है। तीसरा, मूर्तिकार
मूर्तिकार मिट्टी का उपयोग मूर्तियां बनाने के लिए करता है। चौथा, उद्योगपति। उद्योगपति मिट्टी का उपयोग उद्योग धंधे लगाने के लिए, बगीचे लगाने के लिए करता है। पांचवा, गांव की महिला। गांव की महिला मिट्टी का उपयोग लिपाई पोताई और घरेलू काम के लिए करती है। प्रश्न क्रमांक 2, मृदा परिच्छेदिका या मृदा की परतें क्या है? उत्तर, मृदा परिच्छेदिका या मृदा की परतें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इन्हें जैविक परत, खनिज परत और आधारी परत के नाम से जानते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला, जैविक परत। यह सबसे ऊपरी परत है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के अपघटित अंश पाए जाते हैं। नदी के निचले भागों में इसकी परत मोटी होती है। इस पर कृषि कार्य अधिक होता है। अपर्दन का प्रभाव भी इस पर अधिक होता है। फसलों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद से यह परत ज़्यादा प्रदूषित होती है। दूसरा, खनिज परत। इसमें जीवांश की मात्रा कम और खनिजों की मात्रा अधिक होती है। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें इस परत तक पहुंच जाती है। तीसरा, आधारी परत। यह सबसे निचली परत है। इसमें चट्टानों के विखंडन से परतों का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 3, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हो रहे हैं? लिखिए। उत्तर, भूमि पर वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र वन कहलाते हैं। वनों का मानव जीवन से अनादिकाल से संबंध रहा है। आज भी अप्रत्यक्ष रूप से वन हमें अनेक प्रकार के लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिसमें पहला, वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है, जो मानव जीवन के लिए लाभदायक है। दूसरा, वनों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। वनस्पतियों के कारण वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। तीसरा, वन भूमिगत जल का स्तर बनाए रखती है। वर्षा का जल वृक्षों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर पहुंचकर जल स्तर बढ़ाने में सहायक है। चौथा, वन वाष्पयुक्त बादलों को रोककर वर्षा करने में सहायक होते हैं। पांचवा, वनों के कारण बाढ़ और भूमि के कटाव का खतरा कम हो जाता है। छठवां, वन जंगली जीवों का आश्रय स्थल है, जो पर्यावरण संतुलन, वनस्पति संतुलन और जल संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मृदा का निर्माण और उपयोग लिखिए। उत्तर, मृदा पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है, जिसमें वनस्पति एवं जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। मृदा जीवधारियों के जीवन यापन के लिए सहायक होती है। मृदा का उपयोग हम विभिन्न तरीके से करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला, कृषि के लिए मृदा उपयुक्त संसाधन है। दूसरा, मृदा से जीव एवं वनस्पतियां भोजन ग्रहण करती है। तीसरा, ईंट, खपरे, बर्तन, खिलौने आदि बनाने के लिए मृदा का उपयोग किया जाता है। चौथा, मकान बनाने आदि के लिए मृदा का उपयोग किया जाता है। पांचवा, इसमें जल संचय की क्षमता होती है, जो भूमिगत जल का स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ्य पुस्तक के वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक, संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है और किसका कम है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन भूमि और चराई भूमि का प्रतिशत अधिक है तथा कृषि भूमि, उपवन भूमि और बंजर भूमि तथा परती भूमि का प्रतिशत कम है। प्रश्न क्रमांक 6, किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है? उत्तर, परती भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है। प्रश्न क्रमांक ग, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगुना है? उत्तर, वन भूमि का प्रतिशत पूरे भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगुना है। प्रश्न क्रमांक घ, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 8, परती भूमि बंजर भूमि से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परती भूमि बंजर भूमि से भिन्न होती है क्योंकि किसान कमज़ोर जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता पुनर्स्थापित हो। परती भूमि के 2 प्रकार होते हैं, वर्तमान परती भूमि व पुरानी परती भूमि। भूमि को 1 वर्ष के लिए
परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो 1 से अधिक वर्षों से परती है, ऐसी परती भूमि पर कृषि का विस्तार नहीं होने से यह भूमि बंजर भूमि हो जाती है। ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, उपवन भूमि कृषि भूमि से किस प्रकार भिन्न है, ये स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपवन भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित होती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनमें फल प्राप्त होते हैं, किंतु पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि में उपयोग किया जा रहा है। उपवन भूमि में बड़े बड़े बगीचे होते हैं जिससे फल प्राप्त होते हैं एवं कृषि भूमि में हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भूमि उपयोग किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं या फिर वनों से ढके हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसे नहीं होता और समय के साथ बदलता रहता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में भूमि का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है? उत्तर, भारत में भूमि का उपयोग 7 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला वन भूमि। इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिसे वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर 23% हो गया है। दूसरा, उपवन भूमि। उपवन भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। पिछले 60 वर्षों में भारत में इन पेड़ों को काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। इस कारण विगत 60 वर्षों से यह 7% से कम होकर मात्र 1% रह गई है। तीसरा, कृषि भूमि। हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950-51 में 42% भूभाग पर कृषि की जाती थी, जो आज के समय में 46% हो गया है। चौथा, अकृषि भूमि। इसके अंतर्गत वो सारी ज़मीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि भूमि। पांचवा, परती भूमि। अक्सर किसान कमज़ोर ज़मीन को परती छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरता पुनर्स्थापित हो। परती भूमि के 2 भाग हो सकते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जो केवल 1 वर्ष के लिए परती है। भूमि को 1 वर्ष के लिए परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो 1 से अधिक वर्षों से परती है। पुरानी परती भूमि का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भारत में आज लगभग 8% जमीन परती भूमि है। छठवा, बंजर भूमि। इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी जमीन जिसमें भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। सातवां, चराई भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त की जाती है।
प्रश्न क्रमांक 3, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है। दूसरा, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। तीसरा, विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। चौथा, केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसलीय व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के उपयोग के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। पांचवा, अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। छठवां, भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। सातवां, जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम पर भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे पुराने भूस्वामियों को वापस लौटा दिया जाएगा। आठवां, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में मृदा के प्रकार बताइए। उत्तर, भारत में मृदा के प्रमुख रूप से 6 प्रकार हैं। इनमें प्रमुख है, पहला, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है, यह अत्यंत उर्वर मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरा, लाल एवं पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इनका पीला रंग इनके जलायोजन के कारण होता है। तीसरा, काली मिट्टी। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास, गेहूं आदि की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। चौथा, लेटेराइट मिट्टी। भारत के अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व बह जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। पांचवा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय भागों में जैसे थार का मरुस्थल में शुष्क मृदा पाई जाती है। छठवां, हिमालय पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर, जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए और वह कृषि या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निम्नीकृत जमीन कहते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। पहला, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन कर। दूसरा, जो भूमि कृषि योग्य नहीं है वहाँ जंगल लगाना या चारागाह विकसित करना उचित होगा। इसी तरह सिंचाई को भूमि की क्षमता के अनुरूप रखकर दलदलीकरण और लवणीकरण जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, भूमि प्रबंधन के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। पहला, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगरों एवं गांव का विकास बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण करके किया जा रहा है, जबकि नगरों के बीच बीच में खाली जमीन उपलब्ध है। यदि नगरों एवं गांव का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, जैसे उद्योग, आवासीय उद्योग, और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक ओर तो कृषि भूमि का विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर बेकार भूमि का उपयोग भी हो जाएगा। तीसरा, परती भूमि का उपयोग। परती भूमि खास करके जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। चौथा,
वन संरक्षण एवं वनारोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में नवीकरण किया जा सकता है, अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुराने वृक्षों को उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। भारत के 23% भूभाग पर वन है। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। 5वां, मृदाक्षरण का रोकथाम। अपरदन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग इत्यादि के कारणों से मृदा का क्षरण हो रहा है, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं कृषि भूमि में कमी होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। 6वां, घर के आसपास की भूमि का उपयोग। गांव, मोहल्ला या घरों के आसपास काफ़ी खाली ज़मीन होती है। इस भूमि पर मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। लोग घर के आसपास की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।